नमस्कार। साल में एक बार वो अवसर आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं। खासतौर पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। ये संवाद बेहद ज़रूरी है, परिवार के भीतर भी, विद्यालयों में भी, और प्रधानमंत्री के साथ बातचीत का ये अवसर तो खास है ही। और आज हम भी इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देहरादून के 2 केंद्रीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य। हमारे साथ रचना देव जी हैं, आप केंद्रीय विद्यालय OLF ब्रांच के प्रधानाचार्य हैं। साथ ही सुशील कुमार धीमान जी हैं, आप केंद्रीय विद्यालय ONGC ब्रांच के प्रधानाचार्य हैं। कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जी, जिस तरह से बोर्ड परीक्षाओं की घड़ी नज़दीक आ रही है और साथ ही जो प्रधानमंत्री का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, उसका समय भी नज़दीक आ रहा है। नवा संस्करण होने जा रहा है ये, और इसका जो उद्देश्य है कि कैसे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दे सकें, उत्साह के साथ परीक्षा दे सकें। तो मैं आप दोनों से ही एक एक कर जानना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने विद्यालय में इस तरह की तैयारी करते हैं कि बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा दें, सफलता की दिशा में आगे बढ़ें। रचना जी। ये एक बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित कार्यक्रम तो है ही, परीक्षा पे चर्चा, और तनाव मुक्त हमारे बच्चे रहें, इसके लिए जो तैयारी होती है मैम, ये हम लोगों की 1 या 2 दिन में नहीं होती है। हम लोग जब नया सेशन स्टार्ट करते हैं एकेडमिक, हम उसके पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, ताकि जब हमारे सेशन का कल्मिनेशन हो तो हमारे जो हम लोगों ने अपने एम्स लिए हुए हैं या जो टारगेट्स ले रखे हैं, हम उनको बिल्कुल तनाव मुक्त होकर उनको अटेन कर पाएँ। तो जैसे जब सेशन स्टार्ट होता है तो फिर हम लोगों के यहाँ टाइम टेबल्स फ्रेम होते हैं। हम लोग अपना स्प्लिट अप करते हैं अपने सिलेबस का, जिसे कंटेंट मैनेजमेंट कहते हैं, कि हम कितना पढ़ाएंगे, उसके बाद कैसे बच्चों को प्रॉपर रिवीजन हो जाए। रिवीजन के साथ साथ उन लोगों का एग्ज़ाम्स होने हैं, उनके टेस्ट होने हैं, ताकि उनकी राइटिंग स्किल्स जो हैं वो उनकी प्रैक्टिस में रहे। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो करना चाह रहे हैं लेकिन अपेक्षा के अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो जो लर्निंग गैप्स हो गए हैं उनको कवर करने के लिए, उनको लूप इन करने के लिए फिर हमारे पास रेमेडियल मेजर्स होते हैं। इसके साथ हमारे राउंड द क्लॉक थ्रू आउट द ईयर हम लोग काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, ताकि अगर किसी को स्ट्रेस आ रहा है एग्जामिनेशन की वजह से, पढ़ाई की वजह से, या किसी और भी कारण से, तो हम उनको उचित मार्ग निर्देश दे पाएँ। तो जो परीक्षा एक तनाव मुक्त माहौल में हो, इसकी तैयारी हम लोग एक्चुअली बिगिनिंग में करते हैं, और सारे ही स्टेक होल्डर्स अपने अपने तरह से करते हैं। बच्चे अपनी तरीके से करते हैं, पेरेंट्स अपनी तरीके से करते हैं, और इस तरह से हम लोग के स्कूल्स तैयारी करते हैं। बिल्कुल। और सुशील जी, आप लोग क्या कुछ खास करते हैं? क्योंकि देखा जाए, जिस तरह से मैम बता रही हैं, पूरे साल भर का एक तरह से ये कार्यक्रम होता है कि किस तरह से जब परीक्षा की घड़ी आ जाए उस समय सब कुछ प्रिपेयर्ड हो। जैसा रचना मैडम ने कहा, केंद्रीय विद्यालय, सभी केंद्रीय विद्यालय लगभग इसी तरीके से अपनी प्लानिंग करते हैं। परीक्षाओं का किसी भी प्रकार से तनाव ना हो, उसकी ऐड ऑन करूं अगर मैडम की बात में, तो कई स्टेजेस के ऊपर तैयारी की जाती है। और परीक्षा कोई भी विद्यार्थी सत्र के अंत में देता है, लेकिन सत्र के शुरू से ही उसकी तैयारी कर ली जाती है जी। उसमें अलग अलग स्टेज के ऊपर छोटे छोटे स्मॉल टेस्ट वगैरह भी लिए जाते हैं। परीक्षा के लिए खास तौर पर कुछ सोचते हैं, कुछ प्लानिंग होती है? यस, काउंसलिंग होती है पेपर की प्रिपरेशन से पहले। इसके अंदर हम ना सिर्फ बच्चों को, परंतु बच्चों के अभिभावकों को भी शामिल करते हैं, ताकि पूरे दौरान, इस एग्ज़ाम के उत्सव के दौरान, किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन में कोई कमी ना रहे, बच्चा कभी भी तनाव के अंदर ना आए। तो इसके लिए हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते हैं अलग अलग स्टेजेस के ऊपर। और हर स्कूल जैसे करता है, मुख्य परीक्षा से पहले कुछ और प्री बोर्ड्स के टाइप की परीक्षाएं लेते हैं। इन परीक्षाओं के माध्यम से भी हम प्रयास करते हैं कि बच्चा एक्वेंट हो जाए उस तरीके के सिस्टम के साथ में, परीक्षा देने के लिए, प्रश्नों के लिए, और तनाव ना महसूस करे किसी भी, ताकि जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो वो इस तरह से तैयार होकर जाए कि कोई दबाव ना उस पर। बिल्कुल बिल्कुल। आप आश्चर्य मानेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में हम शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को यहाँ तक भी ट्रेंड किया जाता है कि कौन सी प्रश्न संख्या के ऊपर आपने अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना है, या किस तरीके से उसको करना है, ताकि उसको बहुत बढ़िया तरीके से फैमिलाइजेशन किया जा सके। और स्टूडेंट जो हैं जब परीक्षा में प्रवेश करते हैं,
फर्स्ट टाइम पेपर नहीं महसूस करते हो कि पहली बार नहीं आया हुआ है, तो पहले से ही उनकी तैयारी इस तरीके से करवाई जाती है। जी बिल्कुल। और जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री जी का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है ये, इसका उद्देश्य भी यही है। और अगर 2025 में जिस तरह से देखा जाए 5 करोड़ से अधिक छात्र छात्रा, शिक्षक, अभिभावक सभी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। और मैं दर्शकों को बता दूं कि 2026 में अगर परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए आप जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। 11 जनवरी 2026 आखिरी तारीख है रजिस्ट्रेशन के लिए। आप innovateindia1.mygov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं रचना जी परीक्षा पे चर्चा को लेकर, आप लोग क्या अपने विद्यालय में स्टूडेंट्स को भी इस तरह से तैयार करते हैं? क्योंकि एक बड़ा अवसर होता है कि जब आप प्रधानमंत्री के साथ अपने मन के विचार साझा करेंगे। जी मैम, हम लोगों के यहाँ पिछले 9 सालों से ही हम लोग इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते आए हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब फर्स्ट एडिशन आया था तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से 22,000 का पार्टिसिपेशन था। लास्ट ईयर इसने 5 करोड़ को क्रॉस किया। 3.53 तो केवल स्टूडेंट्स ही थे। और इसके अलावा केवल इंडिया के नहीं थे, बाहर की कंट्रीज़ से पेरेंट्स भी थे, टीचर्स भी थे और बच्चे भी थे। तो हम लोगों के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है। और पहली दिसंबर से ये 2025 में रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे, जो आपने अभी बताया 11 जनवरी तक चलेंगे। तो हम लोगों ने तो बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में हमारे 100% बच्चों ने पार्टिसिपेशन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लिया था। और इसके अलावा सारे टीचर्स ने कर लिया था और बहुत सारे पेरेंट्स ने भी हमारे यहाँ अपने आप को रजिस्टर किया है। और अभी हम लोग वी आर जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, देखें किसका नंबर आ जाए, कौन इतना भाग्यशाली हो कि उसको माननीय प्रधानमंत्री जी से फेस टू फेस इंटरेक्शन करने का मौका मिले। जी, ये एक खास बात है। बहुत खास और है ये मनोबल भी बढ़ाता है। एक लाइफ टाइम एक तरह से देखा जाए तो एक आपके पास याद रह जाती है। तो सुशील जी, जिस तरह से कार्यक्रम हुए हैं, 8 संस्करण आ चुके हैं परीक्षा पे चर्चा के, किस तरह के सवाल आप देखते हैं जो छात्रों के बीच से आते हैं, खासतौर पर जो हर बार आए हैं? विद्यार्थी अपने मन के सभी तरीके के सवाल जो हैं प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं। इसमें निश्चित रूप से परीक्षा से संबंधित प्रश्न तो रहते ही हैं, जैसे कि अक्सर ये पूछते हैं कि परीक्षा के समय में जो डर लगता है उस डर के ऊपर किस तरीके से हम काबू पा सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट से संबंधित प्रश्नों के ऊपर भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि इस दौरान हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें। बच्चों को हमेशा परफॉर्मेंस का डर लगा रहता है, तो परफॉर्मेंस कैसे एनहेंस की जा सकती है और उस डर और उस भय से कैसे निकला जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी विद्यार्थी पूछते हैं। पिछले कुछ समय से, ख़ासतौर से जब कोविड के बाद से बच्चों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मीडिया, सोशल मीडिया का यूज़ भी काफ़ी बढ़ गया है, तब से बच्चों ने अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में और इस तरीके के प्रश्न भी इसमें शामिल किए हैं कि किस तरीके से हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ में सामंजस्य स्थापित करें। तो कई बार समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन पढ़ा जाए कि ऑफलाइन पढ़ा जाए, तो उसमें जो कन्फ्यूजन होता है, तो बच्चे उस तरीके के प्रश्न भी पूछते हैं। तो हम लोग एक एक कर ऐसे ही प्रश्नों पर अभी बातचीत कर लेंगे। जी, और तो इसी तरीके से प्रश्न कई बार तो बच्चे काफ़ी दबाव उनके प्रश्नों से महसूस होता है कि किस तरीके से वो सोच रहे हैं। ऐसे भी प्रश्न आए हैं जब वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये पूछते हैं कि हमें सोसाइटी का भी प्रेशर रहता है, अंक आएंगे तो हमारे पिता या माता जो हैं तुलना करते हैं, तो उस तुलना से हम कैसे बच सकते हैं, अपेक्षाओं पे कैसे खरे उतर सकते हैं। और कैरियर संबंधित प्रश्न भी कि मुझे डर है कि इस परीक्षा के बाद मैं क्या करूँगा, जीवन में अच्छे नंबर नहीं आए या अंक ही नहीं आए तो फिर मैं कैसे रहूँगा या किस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से कई तरीके के प्रश्न अलग आयामों को जोड़ते हुए वो पूछे जाते हैं। और बहुत अच्छे सवाल आते हैं। रचना जी, जब इन सारी चीज़ों की बात हो रही है और जैसे अभी सुशील जी भी बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर मैं खास तौर पर बात करना चाहूँगी आपसे, क्योंकि क्या सलाह देंगे आप बच्चों को? क्योंकि पढ़ाई तो करनी ही होती है, लेकिन इसके साथ साथ नींद भी पूरी होनी चाहिए, आपको खुद के लिए भी समय होना चाहिए ताकि आप बहुत ज़्यादा सिर्फ किताबों के इर्द गिर्द ही ना घूमें। तो इसकी तैयारी किस तरह से बच्चों को करनी चाहिए इस दौरान? जी मैम, टाइम मैनेजमेंट केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, केवल टीचर्स के लिए नहीं, कोई भी स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में आदमी काम करता है, इवन अगर वो घर में भी रहता है तो भी टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग। आप उसके बिना कुछ मैनेज कर नहीं सकते।
तो बच्चों को कैसे समझाया जाए उसकी इम्पोर्टेंस, उनको समझाना पड़ता है कि देखिए आपको अपने टाइम को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। आप अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आप अपना टाइम एक्चुअली कैसे गुजारते हैं, आप किस किस तरह से अपना समय रोज निकालते हैं। उसके बाद फिर आप प्रायोरिटाइज कीजिए कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अभी होनी है। फॉर एग्जांपल अगर कल आपको टूर्नामेंट खेलना है तो आज आप अपनी किट रेडी करेंगे, आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, आप ये सब करेंगे, दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी वैलिड। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम सर पर है तो फिर आपकी प्रायोरिटी आपका एग्ज़ाम हो गई है। अब आप एग्ज़ाम को आपने प्रायोरिटाइज कर लिया अपनी चीज़ों को, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको बाइफरकेट करना है बड़े टास्क को छोटे छोटे पीसेस में। क्योंकि आपने सोचा कि हम एक दिन में एक बहुत ही बड़ा लंबा लेसन कर लेंगे, एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज कर लेंगे, तो दैट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। तो आपको उसको स्प्लिट करना है, छोटे छोटे खंडों में बांटकर आपको अपनी तैयारी करनी है। फिर उसके बाद आपको ये भी एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है और आपका अपने मन पर कंट्रोल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपकी हैबिट है प्रोक्रेस्टिनेशन की, पोस्टपोन करना है आपको लर्निंग को, आज नहीं करेंगे हम लोग कल करेंगे, कल डबल पढ़ लेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ों को बैठ के एक बार आप एनालाइज कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए। उसके बाद एक वेल फ्रेम्ड और बहुत रियलिस्टिक गोल्स को लेके, कोई अनरियलिस्टिक गोल बच्चों को नहीं रखना चाहिए अपने टाइम मैनेजमेंट में कि हम 90% ले आएंगे, अगर उनकी नहीं भी है काबिलियत तो हम ले आएंगे, या हम 6 बार सिलेबस को रिवाइज कर लेंगे। नहीं, रियलिस्टिक होकर सोचिए कि आप कितनी बार आप कवर करेंगे सिलेबस, फिर आप रिवाइज करेंगे, आप कितना टाइम लिखने को देंगे। तो ये सारा का सारा अगर आप मैनेज कर लेते हैं, फिर उसके साथ आपको ध्यान देना है आप सोएंगे कितना, आपकी नींद भी होना ज़रूरी है, आपकी कोई ना कोई आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है। अगर आपको कोई शौक़ है म्यूज़िक का है या आप मूवी भी देखना चाहते हैं, तो आपको सारी चीज़ों के लिए जो कंपार्टमेंट्स हैं ना वो क्रिएट करने पड़ेंगे। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते कि अगर पढ़ने बैठे हैं तो फिर आप पूरी दुनिया से अलग हट गए, और या आप बिल्कुल ही पढ़ने नहीं बैठे और आप पूरी दुनिया के सब चीज़ें तो मैनेज कर रहे हैं लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसको जितना जल्दी शुरू कर दिया जाए उतना बेहतर होता है। अगर जो बच्चे इसमें थोड़ा सा चूक कर जाते हैं उनको एग्ज़ाम के समय में स्ट्रेस आता है, और इसका फ़ायदा क्या होता है टाइम मैनेजमेंट का कि आपकी एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, और कॉन्फिडेंस का लेवल आपका इतना अच्छा हो जाता है कि जो हम जिस स्ट्रेस की बात करते हैं या एग्जामिनेशन फियर की करते हैं ना, तो जिन बच्चों का टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर रहता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उन बच्चों को इस तरह की समस्याएं अपेक्षाकृत कम आती हैं। वैसे तो स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत डर लगना ये सब तो हर किसी को लगता है, लेकिन अगर आपने पहले से टाइम को मैनेज करना सीख लिया है और आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ एक रूटीन में जो आपके शेड्यूल्स हैं उन सबको आप फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आप काफ़ी कंफर्ट बिल्कुल। अगर आप शेड्यूल बना करके पूरे दिन का और एक वीक का या मंथ का एक टास्क लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपकी आएगी। और जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं सुशील जी, जो प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है उसमें भी एक सवाल भी बहुत बार बार आता है कि पोषण का, सेहत का ख्याल भी बहुत रखें, क्योंकि एनर्जी तो उसी से आती है, और बच्चे क्योंकि ये जो छुट्टियों का भी समय होता है एक तरह से, तो यहाँ पर सेहत को लेकर क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स को? सेहत तो दोनों तरीके की, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त होना चाहिए विद्यार्थी को और शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त होना चाहिए। हर सत्र के अंदर एग्ज़ाम जब आते हैं वो सामान्यतः फरवरी और मार्च के अंदर सीबीएसई करवाता है, और जब बच्चों का एक इससे पहले विंटर सीजन स्टार्ट होता है जो नॉर्मली नवंबर के एंड तक स्टार्ट हो जाता है। ये जो ट्रांजिशन होता है इसमें बीमार होना स्वाभाविक है बच्चों का, तो बच्चों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है। स्वास्थ्य का ध्यान बच्चे ही नहीं बच्चों के अभिभावकों को भी रखना चाहिए, और इसमें अगर अच्छा संतुलित भोजन बच्चे को मिले तो वो उसको परीक्षा की तैयारी करते समय कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करता है। क्योंकि इस समय में अक्सर देखा गया है कि बच्चे देर रात तक पढ़ने का प्रयास करते हैं, सिटिंग्स उनकी बढ़ जाती है, लॉन्ग आवर्स की सिटिंग हो जाती हैं। तो नियमित रूप से पानी का सेवन, अच्छा संतुलित आहार, पौष्टिक आहार अगर उसे मिलता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करने में मदद मिलती है इसके साथ साथ। और जब स्वास्थ्य की बात की जा रही है तो इस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि कुछ विद्यार्थी अपने आप को किताबों में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं
कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद कर देते हैं। जी। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ भी इस दौरान में होनी चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, परंतु सामान्य आधा घंटा सुबह या शाम के टाइम में ब्रिस्क वॉक भी अगर पेरेंट्स के साथ में बच्चा करे, अगर कोई और साथी नहीं है उसके पास, तो वो भी उसके लिए हेल्पफुल होती है। योगा को इन्वॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से जनरल अगर कोई छोटे गेम बच्चा खेल पा रहा है तो गेम भी उसको इसमें खेलना चाहिए। तो ये खेल कूद के साथ में सेहत बनती रहती है, साथ ही साथ पौष्टिक आहार उसको जो है संतुलित रखता है और तैयारी में मदद करता है। एग्ज़ाम के दौरान अगर देखें कि बीमारी अगर आ जाती है तो परफॉर्मेंस के ऊपर बच्चों के बहुत प्रभाव पड़ता है और ये भी कहीं ना कहीं तनाव लेकर के आता है। हमने अपने कैरियर में ये कई बार देखा है कि अच्छे बच्चे जो हैं वो सिर्फ क्योंकि अंक के पीछे दौड़ते हैं तो कभी कभी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही बीमार हो गए। और जैसा मैडम अभी कह रही थी, टाइम मैनेजमेंट अगर किसी का थोड़ा ठीक नहीं है तो फिर उनको स्ट्रेस महसूस होना शुरू हो जाता है। इसलिए इस दौरान बच्चों को, उनके अभिभावकों को और स्कूल को भी हम लोग के द्वारा भी ये गाइड किया जाना चाहिए कि अपने बदलते मौसम में किस तरीके से ध्यान रखा जाए और अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें। ये उनकी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली इफेक्ट करता है। बिल्कुल। और जब हम पढ़ाई की बात, अभी आप भी कह रहे थे कि बच्चों को अपने आप को ये आकलन करना चाहिए कि उनकी क्षमता कितनी है। 90% का जो एक दबाव आज के दौर में बन रखा है, ये बच्चों पर भी है और माँ बाप पर भी है। कहीं ना कहीं माँ बाप उसे खुद से भी जोड़ कर देखते हैं। तो इस दबाव से कैसे निकले कि जो परीक्षा है वो दबाव ना होकर के उत्साह की बात सामने आए? मैम, ये जो 90% का ऑब्सेशन है ना जी, ये सारे स्टेक होल्डर्स को होता है। हाँ, पेरेंट्स की तरफ से भी, बच्चों को भी होता है और इवन स्कूल्स को भी लगता है कि हमारा रिजल्ट अच्छे से अच्छा आए। तो हमारे जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 100 है। अगर एक बच्चा कैपेबल है और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही इज़ मेकिंग कॉन्सर्टेड एफर्ट्स, सस्टेन कर रहा है सब चीज़ों को, सब कुछ कर रहा है और वो 100 मार्क्स या 90+ को क्रॉस करता है, तो दैट इज़ समथिंग कमेंडेबल। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि बच्चा ऐसा कर पा रहा है। बट देन 90% मार्क्स जो नहीं ला पा रहा है और उसकी कैपेसिटी सपोजिंग किसी बच्चे की 60% है, तो उसको ये समझना चाहिए कि मेरा कंपटीशन मेरे से है, खुद से है। मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है एग्ज़ाम देने की, दिस इज़ फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आज मैं 60 के कैपेबल हूँ तो मैं थोड़ी और मेहनत कर देता हूँ और मैं 65 या 70 छोटे छोटे टारगेट्स हम बढ़ाते जाएंगे। हम ऐसा कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है जो पेरेंट्स को समझने की है कि जो बच्चा है ना, वो एक रिपोर्ट कार्ड तो है नहीं केवल, उसका एग्जिस्टेंस केवल एक रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वो बहुत कुछ है उससे ज़्यादा। तो जो बच्चा 90% मार्क्स लेके आ रहा है, आप देखिए किस चीज़ पर 90% आ रहे हैं। वो बैठ के लिखा एग्ज़ाम, उसकी जो राइटिंग स्किल्स थी, उसकी मेमोरी, उसकी पावर ऑफ रिटेंशन। आजकल तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का भी हो गया है, तो उसका जो उसको एनालाइज करना है उसमें, तो ये सारी की सारी जो फैकल्टीज़ हैं, आप मान के चलिए कि उसकी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत अच्छी है, उसकी मेमोरी भी अच्छी है, बहुत अच्छा लिख रहा है, उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी है और उसको 90% मार्क्स मिल गए। अब लाइफ में ना केवल राइटिंग स्किल्स या प्रेजेंटेशन का महत्व नहीं होता जी। एक सक्सेसफुल व्यक्ति होने के लिए आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपको लाइफ स्किल्स कितनी आती हैं, कितना आप उनके बारे में जानकारी है, कितने आप इक्विप्ड हैं उनसे, रादर, है ना। आप कैसे, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। आप कहीं जाते हैं तो यू डोंट कैरी योर मार्क्स विद यू, यू कैरी योर पर्सनालिटी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, 90% मार्क्स हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास एम्पैथी दूसरों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपको पूरे समाज में रहना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के रहना है। आप किसी प्रेशर वाले या आप किसी दबाव की स्थिति में कैसे निगोशिएट करते हैं कि आप सर्वाइव कर जाएं, ये सारी सर्वाइवल स्किल्स आपके अंदर हैं कि नहीं। कैन यू राइज टू द ओकेजन और नॉट। तो इतनी एक लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए, केवल वो राइटिंग पे जो 90% मार्क्स आए हैं वो नहीं है इम्पॉर्टेंट। एंड कोई भी एग्ज़ाम जो होता है ना, वो हमारी लाइफ के एग्ज़ाम्स को, जो कि बड़े अनप्रेसिडेंटेड होते हैं, जिनका कोई शेड्यूल नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनके लिए ये बिल्कुल भी मतलब इट्स नॉट ए डिफाइनिंग टर्म
वो डिफाइन नहीं करते लाइफ को, ये वाले एग्जाम्स। अगर आपके 90% आए हैं तो तो आप सारी बस लाइफ सब कुछ स्किल्स बढ़िया। में भी आप अव्वल है, हर चीज़। किसी के कम मार्क्स आए हैं तो वो पीछे ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता है जो 60% ला रहा है। और मैं और सर तो इतने दिनों से एजुकेशन के सेक्टर में हैं, हम लोगों ने हमारे बच्चे बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पर रहते सक्सेसफुल हैं। एंड मैम ट्रस्ट मी, मैक्सिमम बच्चे जो बहुत सक्सेसफुल है ना, दे वर मीडियोकर व्हेन दे वर स्टूडेंट्स। नॉट एवरीबडी इज 90% वाला, ऐसा नहीं होता है ना। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने जो आपने मान लीजिए जब आप यूकेजी में थे, आप एलकेजी में थे, आपने सारे सब्जेक्ट्स में A+, ले आया, है ना। तो वो वाली जो परफॉर्मेंस है वो ज़िंदगी के हर एग्जाम में वैसी चलेगी। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी क्या, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। तो ये जो 90% के लिए हमारा जो एक ऑब्सेशन है ना, ये एक्चुअली बहुत डिबेटेबल है और इस पे बहुत सारी काउंसलिंग की ज़रूरत है, हमसे लेके बच्चों से लेके पेरेंट्स तक सबको, सभी स्टेक होल्डर्स के बीच सब स्टेक होल्डर्स के लिए, क्योंकि ये कोई एक्चुअली ये कोई पैमाना है ही नहीं सक्सेस का। जी बिल्कुल। और जब हम सफलता की बात कर रहे हैं सुशील जी, बहुत सारी जो बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके लिए बाधा बनती है। आज जो अभिभावकों की चिंता है वो स्मार्टफोन को लेकर भी है, जो आप भी कह रहे थे अभी कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल किस तरह से स्मार्टली करें, तकनीक का इस्तेमाल हम अपनी बेहतरी के लिए करें, ना कि हम वो स्मार्टफोन की दुनिया में गुम हो जाएं। यहाँ पर क्या कुछ कहेंगे बच्चों से? ये तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा भी है जी। फ़ोन के आगे ही स्मार्ट लगा हुआ है जी। तो पीपल शुड यूज़ दैट फ़ोन स्मार्टली। अगर वो स्मार्टली उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो फ़ोन उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, इसीलिए वो स्मार्टफोन है। अब बच्चों के साथ में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि हम तकनीक को दूर कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि तकनीक से भाग नहीं सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं हम उस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो स्मार्टफोन डेफिनेटली हेल्प भी करते हैं। अब कहा जाता है, अक्सर हम ये कहते हैं या कुछ और स्कूल्स में भी कहा जाता है कि पेरेंट्स को निगरानी रखनी चाहिए। ऐसी चीज़ों पे निगरानी नहीं रखी जा सकती है, बच्चों को मार्गदर्शन देना चाहिए कि उसको स्मार्टली कैसे यूज़ करेंगे हम। अब फ़ोन है एग्ज़ाम टाइम के समय में, ऐसा भी है क्या कि जो फ़ोन है वहाँ पर पढ़ाई से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें अब फ़ोन से ही जुड़ गई हैं। बहुत सारे असाइनमेंट आपके पास फ़ोन पे आएंगे, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ोन पर ही चर्चा करते कि आज हमने ये पार्ट कर लिया है, अब अगला ये करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसा भी है। मेरा ये मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है वो मुझे ये समझ में आया है कि ये ईजी टू यूज़ है। आप अगर किसी टॉपिक को सर्च करना चाहें तो स्मार्टफोन्स या फ़ोन के माध्यम से बहुत ईजीली किसी टॉपिक के ऊपर सर्च आउट कर सकते हैं। पर कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपने कौन सी चीज़ चूज़ करनी है, वहाँ कन्फ्यूजन आता है बच्चों को, इसलिए उसका टाइम जो है उसमें काफ़ी कंज्यूम होता है। किसी एक टॉपिक को पढ़ने के लिए किताबों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जी। किताबों के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग की कमी रहेगी तो स्मार्टफोन का यूज़ किया जा सकता है। जी। तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं नोट्स के लिए, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए या कोई एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। यहाँ तक अगर उसका यूज़ है और वो भी एक निश्चित समय अवधि के लिए अगर किया जाए, तब तक तो वो बच्चे की पढ़ाई के लिए या ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बट अगर उसकी आदत पड़ जाती है, लत हो जाती है, तो वो डिस्ट्रैक्टिंग भी होता है बहुत ज़्यादा। अब बच्चे अगर स्टडी करने बैठ रहे हैं, स्टडी के पास में उनका फ़ोन रखा हुआ है, मैसेजेस आएंगे उस पर, बहुत सारी गेम की ऐप हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया की ऐप हैं, वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो एक जैसे मैडम भी पहले कह रही थी कि अपना एक मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और इस समय में ख़ास तौर से क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन फ़ोन्स को यूज़ करने के लिए बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं और ये हमारा पार्ट हो गया एक तरह से। तो बच्चे भी इसके काफ़ी एडिक्ट हो गए। तो यहाँ हमें उन्हें थोड़ा काउंसलिंग करने की रिक्वायरमेंट रहती है कि एग्ज़ाम जब आ रहे हैं, आप अपनी तैयारी, अपने आप को परफॉर्मेंस आप दिखा रहे हैं, अपना पूरे साल भर में जो आपने सीखा है उस समय के अंदर ऐसा ना हो कि आखिरी समय के अंदर ये फ़ोन आपको डिस्ट्रैक्ट करें और परफॉर्मेंस में आप पीछे रह जाएं। तो उन्हें अपना एक निश्चित समय बनाना चाहिए। आई थिंक कि उनको, मेरा तो मानना ये है कि मैं अपने स्टूडेंट को भी ये गाइड करता हूँ, जैसे ही सूरज ढल गया फ़ोन आपसे दूर हो जाना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी है। डे टाइम में आप यूज़ करें, वो भी एक लिमिटेड टाइम में, क्योंकि नाइट टाइम जो है आपका एक प्राइवेट टाइम भी हो जाता है। और प्राइवेट टाइम कितना एक्सटेंड फ़ोन के ऊपर हो जाएगा, ख़ास तौर से छोटे बच्चों का, ये समय पता नहीं लगता है। तो जैसे ही
इवनिंग ख़त्म हो जाती है, नाइट स्टार्ट होती है 8 बजे के आसपास में, फ़ोन को अपने से दूर कर देना तो ये चाहिए। एक तरीका भी हो सकता है कि Yes. फ़ोन के साथ आपने अपनी एक दूरी इस तरह से दूरी बना बनाई ली है। कि शाम हाँ। हो गया, अब नहीं अब इस्तेमाल यूज़ करते नहीं, हैं। डे टाइम में आप कोई 1 जी। घंटा 2 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जी। उसके बाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। तब आप बुक्स में आएँ, अपनी जैसे मैम कह रही थी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, जी, तो ज़्यादा बिल्कुल। बेहतर है उनके लिए। और जब हम ये स्किल्स की बात कर रहे थे, अभी जो प्रतिस्पर्धा की भी बात हो रही थी, प्रधानमंत्री भी अपने कार्यक्रमों में कहते आए हैं कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है, प्रतियोगिताएं बहुत ज़रूरी है, चुनौतियां भी ज़रूरी हैं, क्योंकि तभी आप चुनौतियों से पार पाने की कला सीख रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को भी खुद से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए कि हम कैसे हैं और फिर कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं। उस कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए कि ठीक है हमारा 60% ही आता था, वी आर वेरी कंफर्टेबल, नहीं, उससे बाहर आइए, अपने से प्रतिस्पर्धा कीजिए। बेटरमेंट तभी होगा, इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस तभी होगी जब आप उस वाले जोन से अपने आप को एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तभी है कि इस तरीके से मापदंड रखने चाहिए बच्चे को या किसी को भी, कल मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, डे वाइज, कि एक दिन में सत्र होता है, जैसे कि एक सेशन है 2025-26 जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, ये कभी क्लास 9th में रहे, कभी क्लास 11th में रहे, ये सेशन है उनके लिए बोर्ड क्लासेस का। इस ड्यूरेशन में उन्होंने 9th क्लास के स्टैंडर्ड से 10th या 11th क्लास से स्टैंडर्ड से और 12th क्लास के स्टैंडर्ड में मूव किए, तो उतनी उनकी एबिलिटीज़ आ गई हैं। तो उसको अगर शॉर्टन किया जाए तो डे वाइज हर रोज़ अपने आप से प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कल मैं किस स्टेज में था और आज मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। जी बिल्कुल। तो जो परीक्षाएं हैं देखा जाए तो वो एक स्टेप आगे बढ़ने का एक जरिया भर है, और ना कि जिस तरह से हम दबाव चुनौतियों की बात कर रहे हैं कि वो एक बड़ी चुनौती, लेकिन ये ज़रूर है कि वो हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करती है। देखिए, विद्यार्थियों के पास में इस तरीके की और चुनौतियां नहीं हैं जीवन के अंदर। अगर जो सामाजिक जीवन में जब एक व्यक्ति जाता है तो उसको अलग अलग तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक बच्चे के लिए एक आधार है, ये चुनौती नहीं कह सकते हैं, पर यह है कि जीवन की चुनौतियों को फेस करने के लिए जो तैयारी होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से वो बच्चा सीख पाता है, अपनी लाइफ में लेके आ पाता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात की, प्लानिंग की बात की है, तो हम एग्ज़ाम में बच्चा अपीयर हो रहा है तो उत्सव के रूप में जैसे बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा भी कहा गया है कि परीक्षा को एक उत्सव के रूप में बनाया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं किसी एक फेस्टिवल की मनाने की, तो उसी तरीके से बच्चा भी पूरे साल भर एक तैयारी कर रहा है। उस तैयारी के अंदर वो इस चीज़ पे देखे कि उसने कितनी मेहनत की है बस, और अगर मेहनत ईमानदारी से की है तो वही उसकी सफलता होनी चाहिए। अंक से उसकी सफलता का कोई मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। जी, जिस तरह से एक थीम भी दी गई है इस बार परीक्षा पे चर्चा को लेकर कि सेलिब्रेट एग्जाम एज सेलिब्रेट लाइफ, इस तरह करके कि आप ये जो एग्जाम है बेसिकली ये जीवन का उत्सव है। तो किस तरह से आप बच्चों को कहेंगे कि किस तरह से तनाव मुक्त होकर, दबाव से मुक्त होकर इसे एक उत्सव के तौर पर सेलिब्रेट करें और परीक्षाओं को इस एक उत्सव की तरह ले? कोई भी कार्य करना होता है उसके लिए जिस तरीके से हम तैयारी करते हैं, और उस तैयारी को आप एक छोटा सा बर्थडे पार्टी ही बनानी है। अगर किसी विद्यार्थी को अपने घर में अपने छोटे भाई के लिए सरप्राइज़ देना, अपनी बहन के लिए, तो कुछ ना कुछ तो तैयारी करता है कि ठीक है मैं अपनी बहन के लिए तैयारी करता हूँ या अपने भाई के लिए तैयारी, और उसको उस चीज़ में खुशी महसूस होती है कि क्या उसका परिणाम आया, है ना। तो उत्सव भी इसी तरीके का है, परीक्षा भी एक उत्सव है और वो भी इसी तरीके का है। बस ये नहीं देखना उसको कि उसका माप पैमाना नहीं होना चाहिए, उसको किसी एक ग्रेड में नहीं रखना चाहिए कि 90s में आया कि 60s में आया कि 70s में आया। बच्चे ने जैसी तैयारी की थी, जिस तरीके से उसने कोशिश की है अपने आप की, अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने की, वही उसकी अचीवमेंट है। तो जो खुद से तैयारी है और उसको एंजॉय भी करना चाहिए उस पूरे प्रोसेस को, बजाय इसके कि एक इम्तिहान को हम एंजॉय जितना करेंगे। रचना जी, आखिर में आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी स्टूडेंट्स को खास तौर पर? मैं मैम स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि एक बार बहुत अच्छे से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी है एग्जाम वॉरियर्स, और उसमें उन्होंने 25 मंत्र दिए हैं, है ना। एक बार उन मंत्रों को जरा गो थ्रू करें। उनमें ऐसा नहीं कि उनको, हमारे बच्चों को कुछ पता नहीं है, अगर हम ब्रॉडली उनको डिवाइड करें तो मैं उनको 3 पार्ट्स में ले सकती हूँ। जैसे सबसे पहले तो जो सस्टेन्ड आपके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक आपके एफर्ट्स होते हैं, आप अपना कोर्स, अपना रिविजन, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका खाना, आपका योगा, आपका खेलना, आपका रिक्रिएशन का टाइम, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि भाई आप कैसे कैसे करके बढ़िए। आप शॉर्टकट्स मत लीजिए,
है ना। आपको स्लीप के लिए वो कहते हैं कि स्लीप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन। आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो आपकी दिनचर्या खराब हो जाएगी। ये वाली चीज़ें हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स भी बच्चों को समझाते हैं, अच्छा खाइए, खुश रहिए। और फेस्टिवल वाली बात जैसे सर कह ही रहे हैं, फेस्टिवल में एक चीज़ मैं क्या ऐड करना चाहूँगी कि फेस्टिवल भी देखिए बिना तैयारी के तो हो नहीं सकता। हाँ। है ना। जैसे किसान है, वो किसान जिस समय उसकी हार्वेस्ट होती है, जब उसकी फसल उगती है ना, उसके लिए वो फेस्टिवल होता है। अगर उस दिन वो सोचता है कि आज जाके मैं बीज बोऊंगा तो क्या होगा? जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा ना। तो उस फेस्टिवल की भी तैयारी आपको करनी तो बिगिनिंग से ही है। फिर ये जो एग्ज़ाम मंत्रास है ना, इसका जो सेकंड में मुझे लगता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं उसको बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ इन द सेंस कि जो एग्ज़ाम से जस्ट बिफोर की प्रिपरेशन होती है, दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। वो क्या होती है? कल हमारा एग्ज़ाम है सुबह, आज शाम को हमें एग्ज़ाम की क्या प्रिपरेशन करनी है। आजकल तो बच्चे ट्रांसपेरेंट किट्स लेके जाते हैं। आपने अपने पेन रख लिया, अपना स्टेशनरी जो जो आपको चाहिए रखी, आपने एडमिट कार्ड रख लिया। उसके बाद आप चेक कीजिए आप कैसे जाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर तक। एग्जामिनेशन सेंटर नया होता है, आपका स्कूल नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। आप पहले जाके देखिए कि वो आपके घर से कितना दूर है। हम लोग हर साल जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना, बच्चे ने गूगल किया 20 मिनट दूर है सेंटर, 20 मिनट पहले घर से निकले, ये नहीं देखा कि रास्ते में बॉटल नेक से कहीं ट्रैफिक मिल सकता है, कहीं पर व्हीकल का कोई ब्रेकडाउन हो सकता है। तो सारी चीज़ों की, उन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को आप एक बार असेस कर लीजिए। बेहतर है कि एक बार एग्ज़ाम शुरू होने से पहले उस सेंटर को विजिट कीजिए। ठीक है, शाम को अपना सामान लगा लीजिए। भागते भागते बच्चे आते हैं, सुबह लेट हो गए, चलिए उनकी एंट्री हो गई, अब पता लगा एडमिट कार्ड घर छूट गया। जी, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये तैयारी पूरी अगर करके आप एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाएंगे तो शायद आप बहुत क्योंकि अच्छे आप से इतना अच्छा से लर्न करके आए, लेकिन आपके सामने परिस्थिति इतनी अजीब हो गई कि आप इतना लेट हो गए, अब आपको अंदर आने के लिए भी स्ट्रगल करना है, तो आप भूल जाएंगे। और तीसरी चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? एग्जाम दे के हम निकल आए, अब उसमें 2 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब हम 100 लोगों को बताएंगे कि हमको आता तो था लेकिन हम उस समय भूल गए, या हमारी कैलकुलेशन गलत हो गई, हम रिग्रेट कर रहे हैं। दिस इज अ शेयर रेसिपी फॉर वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको सोचना ही नहीं है, कोई बात नहीं, कौन ऐसा है जिसका 100% सही जो हो गया, अब आगे की तरफ बढ़ते मतलब आप उसको लेट गो एंड मूव ओवर, आप आगे बढ़िए उसको। तो ये कुछ मंत्राज उनके हैं, और ये बहुत काम के मंत्र हैं। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी ये जो बातचीत हुई है, अगर वो उसके साथ चलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा। आप दोनों स्टूडियो में आए, हमारे साथ ये जानकारियां साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से सुझाव आए हैं, अगर ये सुझाव बच्चे अपनाएंगे तो ज़रूर ही परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के साथ वो आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।